सीलमपुर में मर्डर से फिर दहल उठी दिल्ली। एक युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। पीत विहार में फायरिंग से लोगों में डर का माहौल। घटनास्थल के पास अभी भी चल रहे हैं बार। बच्चों पर पड़ रहा है गलत असर। बसों की कमी से पूर्वी दिल्ली वासियों की बड़ी मुश्किलें। गर्मी में घंटों खड़े रहकर कर रहे हैं बसों का इंतजार। लोगों ने कहा आधे घंटे में मिलती है बस। पूर्वी दिल्ली में शुरू हुआ आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण। कार्ड वितरण के लिए लगे जगह जगह कैंप। कहा अब इलाज के लिए बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विश्वासनगर में मरम्मत के बाद शौचालय फिर से शुरू। उद्घाटन के मौके पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। विधायक ने दिया कर्मचारियों की सैलरी जल्द दिलाने का आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सीलमपुर इलाके में एक बार फिर हत्या की वारदात सामने आई है कि ब्लॉक के रात को एक युवक अपनी नानी के घर के गेट पर बैठकर फोन चला रहा था। तभी बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं हाल ही में न्यू सीलमपुर जे ब्लॉक में भी कुणाल नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार किया है और जांच में पता चला कि कुणाल की हत्या बदला लेने के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर बताया कि कुणाल को साहिल और उसकी बहन जिक्रा सहित उनके बाकी साथियों ने दूध लेने जाते समय रोक लिया और उसे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रीत विहार के बीपी बार के बाहर की घटना कैद हुई है। ये वीडियो शनिवार की रात का बताया जा रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संवाददाता विवेक पठानिया ने प्रीत विहार जाकर बार का पता लगाया और वहां की स्थिति का जायजा लिया और आसपास के लोगों से बातचीत की। तो पता चला कि रात भर यहाँ यंगस्टर्स खड़े रहते हैं और सिगरेट पीते हैं। ये बार रात 7 बजे के बाद खुलता है और लगभग 1 से 1:30 बजे तक चलता है। हालांकि इन लोगों ने आपसी दुश्मनी के डर से कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। RWA के महासचिव कौशल ने संवाददाता से कहा कि इस बार के खिलाफ कई बार दिल्ली पुलिस को शिकायतें दी जा चुकी हैं। उनका कहना था कि यहाँ केवल डर का माहौल ही नहीं है, बल्कि आसपास रहने वाले बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में एक व्यक्ति ने आपसी दुश्मनी के चलते हवा में गोली चलाई। इसके अलावा महासचिव ने ये सवाल उठाया कि पास के शोरूम और जिम में आने जाने वालों के लिए कौन जिम्मेदार होगा अगर यहाँ कोई घटना घटती है। संवाददाता ने जायजा लेते हुए पाया कि जिस बार के बाहर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके 100 मीटर के दायरे में 3 और बार चल रहे हैं, जहाँ हुक्का और मदिरा पान किया जाता है। प्रीत विहार से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक राउंड फायरिंग दिखाई जा रही है। फिलहाल मैं उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ और आपको बता दें कि वो वीडियो ब्लैक पैंथर बार एंड किचन के सामने की गई फायरिंग का है। फिलहाल ये वो स्पॉट है जहाँ पर फायरिंग की वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें, पुलिस ने इस पर तहकीकात करने के लिए केस रजिस्टर कर दिया और शुरुआती जाँच में उनका कहना है कि कुछ दिन पहले बार में आए कुछ लोगों की यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, बाउंसर्स हैं, उनके साथ कहा सुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर फायरिंग की गई थी। ये घटना बताई जा रही है जो शनिवार रात की है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी इस प्रीत विहार सर्विस लाइन में बार हैं। जिस बार के सामने फायरिंग हुई, इससे 50 कदम की दूरी पर एक बार और है और 50 कदम की दूरी पीछे भी एक बार है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को अगर ऐसे इंतज़ाम करने के बाद भी ऐसी चीज़ें या तो कुछ लोग आकर यहाँ पर फायरिंग कर जाते हैं, तो ऐसे में जो यंगस्टर्स आते हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको देख सकते हैं कि बार के नीचे ही एक शोरूम भी है जहाँ परिवार आता है। साइड में जो जिम है वहाँ पर भी लोग आते हैं। कहीं ना कहीं
घटना का कारण बन सकते हैं। और यहाँ की RWA से जब हमारी बात होने की कोशिश की गई थी, जब हमने RWA से बात करने की कोशिश की थी तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन फ़ोन पे बात हो पाई है। उन्होंने कहा है कि हमने पुलिस को काफ़ी बार बोला है कि यहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं जो दारू या हुक्के के नशे में रात को हंगामा करते हैं रोड पर, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती। और जो पुलिस पक्ष है उनका कहना है कि हम उसकी तलाश में जुटे हुए हैं जिनने फायरिंग की है। अब देखने वाली बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ उस पर कब तक पुलिस एक्शन लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जो आकर एक धमकाने के नाम पर एक राउंड फायरिंग कर गया। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली में बसों की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2000 बसों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सड़कों से हटा लिया, जिसके कारण गर्मी में लोग घंटों बसों का इंतजार करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को भ्रम फैलाने वाला बताया और दावा किया कि 2 मई को 400 नई बसों का संचालन शुरू होगा। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि बसों की कमी से परेशानी बढ़ गई है। दरअसल क्लस्टर बसें बंद तो कर दी गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। लोग बताते हैं कि बसें आधे घंटे के बाद आ रही हैं और कुछ बसें तो रुकती ही नहीं। गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी देरी हो रही है। सवारी परेशान है, गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। उनकी जगह पे जो गाड़ी आई है दूसरे डिपो में वो भी अभी चल नहीं रही रोड पे, तो इसका आगे क्या होएगा। और सैलरी रोक दी गई है ऊपर से। हाँ, डेढ़ महीने की सैलरी हमारी रुकी पड़ी है। बसें जो नहीं आ रही है, ऐसे में जनता कितनी परेशान है? जनता रोड पे इतनी परेशान है, धूप में खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, आधे घंटे तक कोई गाड़ी नहीं निकलती है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, समय नहीं है इतना किसी के पास। फिर ऑटो देखता है, दूसरे साधन देखता है, भागता है। बहुत ज़्यादा परेशान है। बसेस आधे घंटे तक नहीं आ रही हैं। कभी कभी तो 1 घंटा हो जाता है। धूप में कहाँ खड़े हुए, कोई छाया नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। मैं कम से कम आधे घंटा खड़ा रहा हूँ जब यहाँ तक के लिए मुझे बस मिली। नहीं, पहले तो आती नहीं है। मनमानी ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं जाकर, जब उन्हें बसें रोड पे होंगी, ड्राइवर को बस दी जाएगी, उसको चलानी है। लेकिन जब बस ही नहीं है, अवेलेबल बसें नहीं, तो ड्राइवर लाएगा कहाँ से? दिक्कतें होती हैं सर, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्या करें कि पब्लिक पता नहीं बस अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। नई बसें तो नहीं आ रही नज़र, मगर ये वैसे खालियाँ घूम रही हैं, कोई ड्राइवर्स नहीं है इनके पास, ना दे रहे हैं इनको। पूर्वी दिल्ली में सोमवार से आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनने और बंटने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर इसके लिए कैंप लगाए गए हैं, जहां 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमने कुछ बुजुर्गों से बात की जो कार्ड बनवाने आए थे। उन्होंने इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है। पहले ये योजना दिल्ली में लागू नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली के बुजुर्ग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि पहले इलाज के लिए उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार उनका खर्च उठाएगी। एक और बुजुर्ग ने कहा कि 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य सहायता बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को साल में 5 लाख की भी मदद मिलती तो वह भी काफ़ी थी, लेकिन सरकार ने 10 लाख देकर सोने पर सुहागा कर दिया है। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं या अब 70 हैं तो उसको 100% बेनिफिट मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल इससे अटैच है उसमें आप जाएं, अपनी मेडिकल एड ले सकते हैं आप। तो ये बहुत सुनहरा अवसर जो है सीनियर सिटीजन को मिला है, जिसका हम सबको मिलकर इसका लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने कम से कम कॉमन पब्लिक का ध्यान तो किया, उनके लिए कुछ सोचा तो सही, कुछ करा तो सही, जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और मोदी ने लागू किया तो दिल्ली में लागू नहीं हुआ था, हम इससे वंचित थे। अब बीजेपी आने से गरीब के लिए सबके एक रेसों में सबका ही बन रहा है, जिससे सबको ही फायदा होगा। जितने बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में ऐसा बहुत से इनके बच्चे ऐसे होते हैं नहीं करते कुछ, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा सबको और फायदा होगा। इस सरकार ने बुजुर्गों के बारे में बहुत अच्छी पहल की है। ये 5 का देते वो भी बहुत था। एक साल में 5 लाख कहाँ खर्च होते हैं? बीमारी में कोई है जो एक साल में 5 लाख, अन्य एक साल में कोई ये थोड़ी है बीमारी लगनी है। कार्ड बन जाएगा, उपचार फ्री हो तो अच्छे। बाकी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठीक ठाक रखे, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़े हमें कि हमें अस्पतालों में धक्कन खाने पड़े।
बाकी उन्होंने बना दिया, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने हमारे लिए, बहुत अच्छे है ये। हाँ, अब बन रहे हैं तो ये सरकार अच्छी तरक्की करे, अच्छा काम करते हैं तो हम लोगों की सच दुआएं निकलती हैं इनके लिए कि और काम अच्छे होते रहेंगे। विश्वासनगर का सुलभ शौचालय जो कई महीनों से खराबी के कारण बंद था, अब मरम्मत के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने नारियल फोड़कर किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आगे कोई समस्या आती है तो सीधे उनसे संपर्क करें और शौचालय को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सभी की है। कर्मचारियों को भी साफ सफाई बनाए रखने को कहा। वहीं उद्घाटन के दौरान शौचालय कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, ना ही उन्हें कोई बीमा सुविधा दी जा रही है। विधायक ने उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी सैलरी रिलीज करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये शौचालय उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, इसलिए इसका ठीक रहना बेहद ज़रूरी है। ये जितने भी सुलभ शौचालय हैं जे क्लस्टर में, ये लगातार बार बार इनकी रिपेयर होना जरूरी है। ये काफ़ी पुराना, हमारा 80 सीटर है, 40 जेंट्स है, 40 लेडीज़ का है। इसमें सीवर बैठ गया था और भी बहुत सी दिक्कतें थी। इसको रिन्यू किया गया है, रिन्यू करके जनता की सुविधा के लिए इसको खोला गया है। ये 80 सीटर है, इसके बगल में 50 सीटर है। कितना सीटर है? तो 130 130 शीट एक जगह लगी हुई है। और मोदी जी ने जो कहा है किसी माँ बहन बेटी को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े, ये केवल डी ब्लॉक में है और ब्लॉकों में अलग व्यवस्था है। इसमें भी हमने प्रावधान रखा है पीक आवर्स में यदि यहाँ पे रश ज़्यादा होगा तो सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। सर, कर्मचारी यहाँ पे काफ़ी, इनकी सैलरी नहीं आई काफ़ी महीने से। ये जो एजेंसियाँ जिनको काम का ठेका दिया है वो बदमाश हैं, वो अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं। मैंने ये कहा है कि उनको देखेंगे। आज ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है, या तो उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करेंगे या वो इनके जो ड्यूज है वो दे। हम आए हैं इस वजह से मैम कि बताओ 3 जनों की सैलरी एक को दे रहे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ का नाम चल रहा है, उसे वाइफ को भी नहीं दे रहे हैं, ना पीएफ ना बोनस कुछ नहीं मिलता है। गीता सफाई का शौचालय पे। हाँ जी, हमने कंप्लेंट भी करी, बहुत करी थी, मगर हमें कम से कम हो गया 5-6 साल। सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी खर्चा पानी मिलता है मैम। अच्छा, हाँ जी। तो गीता कॉलोनी से आप लोग यहाँ पर आए हो? हाँ जी। क्यों, वजह क्या है? वजह इस वजह से कि हमें देखो कोई बात हो जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। शौचालय में टूटी तो कोई टूट जाए कोई सुनता नहीं है मैम। 6 साल हो गए इनके साथ ही, इनके साथ सही लगी थी मैं भी, इन्हीं के साथ, इन्हीं की वाइफ। हाँ, दोनों में। आप लोग यहाँ पे किसी वहाँ के विधायक से बात नहीं की आप लोगों ने? नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं है, कोई भी कोई सुनाई नहीं करते हैं। गीता कॉलोनी से सभी लोग गीता कॉलोनी बुद्ध बाजार से। अच्छा, तो वजह क्या है यहाँ पे खड़े होने की? 3 का ही है, तो हम लोग 2 का सैलरी मिल रहा है, तो एक को मिल रहा है 5000 और एक को मिल रहा है 10000। अच्छा, ऐसे हम लोगों का ये मिला और हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सफाई कर्मचारी है, लेडीज की जरूरत है, लेडीज लगाते नहीं। हमने विधायक जी से भी कहा है कितनी बार। सैलरी नहीं मिली है? सैलरी तो 3 महीने हो गए, आई नहीं है। नहीं। कितनी सैलरी आप लोगों की? 11,000 रुपए दे रहे हैं। 11। मैडम हमारी तनख्वाह भी नहीं टाइम पे आ रही, और मैडम 25 तारीख तक तनख्वाह आती है और 18 तक तनख्वाह आती है। मैडम ये बताओ, आप कैश हाथ में दे रहे हैं और सैलरी अकाउंट में नहीं दे रहे, हम कैश कैसे लेके जाएं? मैं बाईपास से आती हूँ तो कैश कहाँ तक संभाले हम? सैलरी नहीं मिलती है, टाइम पे नहीं देते। 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, और सैलरी मिलती है तो हाथ में मिलती है। कैश मिलती है? हाँ जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कि हमें जो सैलरी हमारे अकाउंट में है। कैश लेने में दिक्कत होती है? हाँ जी। क्या परेशानी है? कैश लेने में दिक्कत है, PF आता नहीं है उसका। हाँ, ये दिक्कत है। एम्स प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार अब जो भी महिला मरीज जांच के लिए आएगी उसके साथ परिवार की एक महिला का होना ज़रूरी होगा। इस पर जब हमने महिलाओं से बात की तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है। महिलाओं का कहना है कि खासकर अल्ट्रासाउंड और ECG जैसी जांचों के दौरान किसी अपने का साथ होना ज़रूरी होता है,
क्योंकि अकेले जाने में डर और घबराहट महसूस होती है। कुछ महिलाएं बताती हैं कि अभी भी डॉक्टरों से अनुमति लेकर एक व्यक्ति साथ जा सकता है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कई बार मरीजों को अकेले ही अंदर भेजा जाता है। हेडगवार हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कहा कि महिला मरीजों को पहले भी ज़रूरत पड़ने पर किसी एक को साथ ले जाने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने पर मरीजों को अकेले बुलाना पड़ता है। हालांकि अगर कोई मरीज असहज महसूस करता है तो उसे साथ में किसी को लाने की अनुमति मिल जाती है। मैंने तो पहले करवाया था। कई दिन पहले, आज ना करा कुछ भी। अच्छा। तो प्लास्टर चढ़ा दिया इस पर। अच्छा, जब लेडीज जाती है अंदर चेकअप कराने तो साथ में कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, खैर होना चाहिए। अभी टेस्ट वगैरह, एक्सरे, ईसीजी वगैरह कराया है? ईसीजी नहीं, लेकिन हाँ यानी कि वो यानी चेकअप वैसा हुआ था, एक्सरा यानी के। तो साथ में जाने देते हैं, अकेले बोलते हैं? हाँ, साथ में जाने देते हैं। ये कह देते हैं कोई बात नहीं, तुम साथ में बैठ जाओ। बोलते हैं बाहर जाओ, बाहर जाओ, पेशेंट के साथ नहीं जाने देते, बाहर जाओ। अच्छा। कोई नहीं जाएगा, बस अकेले ही रहेंगे, वही अकेले। मरीज को कहीं ना कहीं डर लगता है या कोई मतलब? डर तो भाई देखो, बीमारी होती तो डर तो लगता रहेगा कि हमारे पास कोई नहीं है। घबराहट है अंदर से लगती है कि जब कोई नहीं जाता है यहाँ पे। देखो मैं क्या बताऊँ, मैं तो चाहती हूँ कि हम तो यही चाहते हैं कि साथ में होना चाहिए ना कोई पेशेंट को क्या बता रहे हैं, एक पेशेंट ना सहन कर पाए, कोई प्रॉब्लम है, इसी में काम करने में दिक्कत हो जाती है, फिर परेशानी, वो होपलेस से घबरा जाएंगे, उनको कुछ हो जाएगा तो कौन उनके साथ रहेगा। ये सब तो रहना चाहिए भाई, एक लेडीज तो साथ में रहना चाहिए। पर मैं अपनी मम्मी का ECG करवाई थी, मैं साथ में थी। हाँ, उसमें साथ में थी। तो कुछ मना नहीं करे? नहीं, मना नहीं करे। अच्छा। क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग थी, 60 साल की थी, तो हम कहे मैं तो सर मुझे साथ में रहने दो, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वो खुद ही घबरा रही थी, इसलिए मुझे साथ में रहने दिए थे। हाँ, इसी हेडगवार में होना चाहिए वैसे तो। प्रॉब्लम होती है अकेले जाने में, घबराहट वगैरह? हाँ, कभी मतलब हाँ होती है, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। होगा तो सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अकेले जाने में क्या लगता है? अकेले में परेशानी काफ़ी चीज़ों की होती है, सामना करना पड़ता है। कभी किसी चीज़ के लिए लगता है कि हाँ डॉक्टर सही से बताए कि नहीं बताए, लेकिन एक पेशेंट के साथ एक ज़रूरी होता रहना उनको। अभी रहता है कोई या नहीं रहता? हाँ, अक्सर तो कर देती हैं, इतना सपोर्ट तो करते हैं डॉक्टर। बाकी कभी कभी भीड़ होने की वजह से नहीं करते वो लोग। एक्चुअली मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह यहाँ हुआ नहीं था जब मेरा बेटा हुआ था, तो बाकी टेस्ट में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लड टेस्ट वगैरह तो सिंपली हो जाता है। ECG होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो चाहता है मेरी आई थिंक एक साथ में रहता है, पेशेंट के साथ रहता है जी। सही रहता है उससे या नहीं दिक्कतें होती हैं? ठीक था, मेरे लिए तो ठीक था, पता नहीं अब टाइम हो गया, मुझे अब क्या अपडेट है आई डोंट नो। डर लगता है, एक साथ में रहे तो थोड़ा सही लगता है, और क्या अकेले थोड़ा सा भय डर लगता है, और ECG वगैरह थोड़ा सा अकेले में डर लगता है। डॉक्टर पूर्वी दिल्ली के थाना प्रीत विहार क्षेत्र में BP हाउस रेस्टोरेंट एंड बार के पास फायरिंग की घटना में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अफाक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है, जबकि घटनास्थल से एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक सह आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और CCTV फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर अफाक को करकड़ी मोड़ फ्लाईओवर के पास से दबोच लिया। पूछताछ में अफाक ने खुलासा किया कि BP हाउस में कुछ दिन पहले उसके और साहिल के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते साहिल के उकसाने पर उसने गोलीबारी की थी। आरोपी अफाक उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला है और पहले दर्जी का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और फरार साहिल की तलाश जारी है। उत्तर पूर्वी जिले के थाना खजूरी खास की टीम ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना खजूरी खास में खजूरी चौक के पास चाकू मारने की घटना की सूचना मिली। जांच में ये सामने आया कि इकराम और शहजाद दोनों अपनी अपनी टैक्सियों में यात्रा कर रहे थे जब उनकी कारें एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बाइक सवार ने इकराम और शहजाद पर हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना खजूरी खास में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तकनीकी निगरानी के साथ साथ CCTV फुटेज की जांच की। इस दौरान आरोपी जय कुमार और अनुज पंडित को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपने सहयोगी के बारे में भी जानकारी दी, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपी जय कुमार के खिलाफ पहले भी हत्या, सरकारी कर्मचारी पर हमला और आर्म्स एक्ट जैसे 5 मामले दर्ज है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।
पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से जनता अभी भी उबर नहीं पाई है। बीते रविवार को यमुना पार के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च और पुतला दहन आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया। नवीन शहादरा में बीजेपी नेता जय भगवान गोयल ने प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस ने अपने ब्लॉक स्तर पर आजाद नगर में कैंडल मार्च निकाला। समाज सेवियों की बात करें तो ज्वालानगर में हिंदू वाहिनी और झिलमिल की कृष्णा मार्केट के जोगी वीडियो ने भी कैंडल मार्च आयोजित किया। यमुना पार में राजनीति दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों में आतंकवादी हमले को लेकर गहरा दुख और आक्रोश था। संवाददाता से बात करते हुए आयोजकों ने सरकार से सवाल उठाया कि एक प्रमुख टूरिस्ट स्थल होने के बावजूद वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कड़ी की गई। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और आतंकवाद के खिलाफ एक खौफनाक डर पैदा किया जाए ताकि कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके। आयोजकों ने हमले में मारे गए परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। वहीं कृष्णानगर लाल क्वार्टर में भी संगठनों ने एकजुट होकर आक्रोश दिखाया। जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था और लोग लाखों की संख्या में घूमने के लिए जा रहे थे, होटल बुक थे। ऐसे में आतंकवादी वारदात को अंजाम देना जो पाकिस्तान ने किया है, उसके आतंकवादी जो वहाँ पे आए हैं, निर्दोष लोगों की हत्या की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आक्रोश प्रदर्शन है कि हम हिंदू जरूर हैं पर हम कमजोर नहीं है, कायर नहीं है। जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, उसके लिए ये हमने मार्च निकाला है। पहलगाम में 28 लोगों की, 28 हिंदुस्तानियों की, 28 हिंदुओं की कहूँगा हत्या करी गई। पूछा गया कि आप हिंदू है या मुसलमान, पूछा गया कलमा पढ़ के, कलमा पढ़ो। जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे गोली मार दी। कपड़े उतार के चेक करे जिसे शक हुआ, दंगन किया गया माँ बहनों के सामने और देखा ये मुसलमान नहीं है तो गोली मार दी। कि एक कायराना हरकत के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई है, उससे हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे के अंदर, खून के अंदर इतना उबाल आ रहा है कि काश मोदी जी हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को सिर्फ एक इशारा मात्र कर दे, पाकिस्तान जैसा देश दुनिया के नक्शे कदम से बिल्कुल हट जाएगा। पहलगाम में जो भी हुआ है, इतने निर्दोष लोग मारे गए हैं, अगर ढंग से उसको देखा जाए तो कोई बड़ी साजिश लगती है। वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं था, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्या हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई या कोई साजिश रही है जिसके कारण ऐसा हुआ है? हमारे मन में ये दुख नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें बदलना नहीं चाहिए। हमें साजिशकर्ताओं का ये चाहिए, ये साजिश किसने करी है, तो साजिशकर्ताओं को हम चाहते हैं कि उन पर कोई एक्शन हो। पूर्वी दिल्ली की झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़कें काफी खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। खासकर दोपहर के समय यहां ट्रैफिक जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक का ऑफिस पास में है, फिर भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खराब सड़कों के कारण यहां अक्सर हादसे होते हैं। इसी को लेकर विधायक संजय गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वैसे ये काम निगम पार्षद के अंडर में आता है, लेकिन फंड न मिलने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सरकार की तरफ से फंड मिलेगा, काम को तुरंत शुरू करा दिया जाएगा। बहुत दिक्कत हो रही है हम ठेली वालों को, गाड़ी वालों को। अभी पता है नुकसान हो गया 1000 रुपये का, परसों खोद के चले जाते हैं, कोई ना देखने वाला। यहाँ से लेके झिलमिल तक भाई ऐसी बुरा हाल है, हर जगह का यही हाल है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। जाम अलग से, कमा भी नहीं पा रहे, जो थोड़ा बड़ा काम है इन गड्ढों की वजह से ख़त्म। 2 साल से। हाँ जी। कोई देखने नहीं आते सर। कौन सा इलाका लेकर आता है? ये झिलमिल इंडस्ट्री एरिया बोलते हैं। हाँ। तो एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये ऐसे रहता है। कब से ऐसे है? 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं आता है। तो क्या जाम भी लग जाता है? जाम लगता है, बहुत बढ़िया हवा लगता है। रात के समय किस तरीके से स्थिति होती है? रात में तो ठीक रहता है, दिन में
मतलब आज ही नहीं लगा, बाकी तो कल परसों 3 दिन से लग रहा है रोजाना। इसे तो बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा ही बारिश आती है और ये फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं तो ये तो टूटा ही रहता है। और इस टाइम तो इतना जाम है कि 2-2 घंटे हम अपनी फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पाते। ये ऐसे ही रहता है मतलब? ये ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। लोगों ने बताया 2 साल से रोड टूटी हुई है। हाँ, और बगल में विधायक जी का ऑफिस भी है। उसके बावजूद ये हाँ, देखता ही नहीं है कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया को। सब रेजिडेंशियल एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ से लोगों का वो मिलता है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ नहीं दिखता। समय किस तरीके के हालात होते हैं? रात तो बहुत ही बेकार हालत है यहाँ, तो 4-4 घंटे का जाम लगा रहता है। अभी स्कूल टाइम होगा, अभी आप देखना अभी 4-4 घंटे जाम लगा रहेगा। अभी कुछ ही साल पहले जब मैं निगम पार्षद था, ये रोड बनवाई गई थी और ये रोड बनने के तुरंत बाद फिर लोगों ने अनऑथराइज्ड वे में सड़कें तोड़ दी गई। अब रोज़ तो सड़क के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता सरकार के माध्यम से, क्योंकि ये टैक्स का पैसा होता है। वहाँ के उद्यमियों को भी बार बार सोचना चाहिए कि हमें सड़कों का देखभाल करते हुए करना चाहिए काम, और यदि जो तोड़ने से पहले संबंधित विभाग से परमिशन लेनी चाहिए। फिर भी जब वैसे तो मेरे अंतर्गत भाई ये वैसे तो निगम पार्षद जी के अंतर्गत आता है, सारा क्षेत्र निगम के अंतर्गत आता है सड़कों बनाने का काम भी, लेकिन लगता है कि यदि ये ज़रूरत है सड़कों की तो जहाँ जहाँ टूटी पड़ी है उनको प्राथमिकता के तौर पे फंड्स का अवेलेबिलिटी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड स्थित MIG फ्लैट्स में RWA के चुनाव हुए। पहली बार 92% मतदान दर्ज किया गया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जतनवीर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर भुवनेश पाठक, महासचिव के पद पर लक्ष्मी चंद, संयुक्त सचिव के पद पर HC गिरी और कोषाध्यक्ष के पद पर सुभाष चंद्र को चुना गया। इसके अलावा वार्ड प्रतिनिधियों के चुनाव में वार्ड नंबर 1 से संजय मल्होत्रा, वार्ड नंबर 2 से मोहित सिंगला और वार्ड नंबर 3 से मुकेश कुमार विजयी रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जतनवीर ने जीत के बाद कहा कि समिति की वेलफेयर कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे और हर निर्णय जनता के सामने रखा जाएगा। ये सब मेरी जीत नहीं है, सारी कॉलोनी की जीत है, सारे समाज की जीत है, सारे लोगों की जीत है। जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत की उनकी जीत है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम जो वादे किए हम सारे पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कॉलोनी का देवतुल्य कॉलोनी हमारी माँ होती है, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, सारे लोगों का धन्यवाद। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में NTPC फाइनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना थे। उनके साथ केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, DDA के वाइस चेयरमैन विजय कुमार और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने तीरंदाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। जैसे ही तीर निशाने पर लगता, दर्शक तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते। खास बात यह रही कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी तीर चलाया और उन्हें 10 में से 10 अंक मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में DDA के नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी को खास प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तीरंदाजी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है और इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने भगवान राम, एकलव्य और बाकी प्रसिद्ध धनुधारियों को याद करते हुए युवाओं को प्रेरित किया। ओलंपिक में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा है, कॉमनवेल्थ में भी, पैरा ओलंपिक में भी, और ये भारत के खून में है तीरंदाजी। ये हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का जो ये इवेंट है, फाइनल NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट, ये यहाँ पर पूरे देश भर के जो लगातार आर्चर्स अपने आप को प्रदर्शित करते रहे हैं, उसका आज फाइनल हो रहा है। देखिए, आज की डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है, वो कंपटीशन युवा की वजह से ही बढ़ रहा है। अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव हो चुका है और अब कंपाउंड इवेंट आर्चरी वाला भी ओलंपिक में जुड़ चुका है। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा गेम है। ये आर्चरी हमारा नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, जिसका आज फाइनल हुआ है और लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज बच्चों को दिया गया है और 2.5 करोड़ की इक्विपमेंट NTPC और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने आर्चर्स को दिए हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। और आज माननीय उपराज्यपाल जी ने एक अनाउंसमेंट भी की है कि दिल्ली के में एक और आर्चरी का ऐसे ही एक स्टेडियम बनाया जाएगा और बच्चों को और फैसिलिटीज दी जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, सारा मतलब इतना अच्छा सेटअप कर रखा है, पूरे अच्छे से पोडियम पे मैचेस करा रहे हैं और एक अलग फीलिंग आ रही है कि मतलब कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें ब्रोंज मेडल आया तो काफी अच्छा लग रहा है।
पीसफुल गेम है, एक तो ना किसी को किसी के साथ ऐसे फाइट करनी होती, खुद के तीर चलाने हैं। तो यही है कि खुद अच्छा करोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। तो 5 राउंड होते हैं हमारे एक फाइट के अंदर, जिसमें हर एक राउंड में 3 एरोज शूट होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को विनर बन के। और मतलब लग रहा था कि जीत जाओगे? हाँ, मोटिव था कि जीत जाऊंगी, पर वही है कंपटीशन में सब खिलाड़ी बराबर होता है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो कंपटीशन में हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई भी जीत सकता है, ये आर्चरी है इसीलिए। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।